हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा, डायमेंशन और यूनिट किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नंबर देख लो, कितना नंबर चलने वाला है? 36 नंबर। 36 नंबर में आखिर है क्या? गुरुत्वीय विभव ऊर्जा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से सूचित करते हैं, कैपिटल यू। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं आखिर है ये क्या। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लो कि क्या है ये। हाँ देखो, डिफिनीशन में क्या कह रहा है? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से किसी द्रव्यमान को स्थिर वेग से लाने में जो कार्य किया जाता है उसे गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहते हैं। ये डिफिनीशन दिख रहा होगा कि एक कहानी जैसा है। हाँ, कहानी एक्चुअली में है ही कि मान लो कि एक गुरुत्वीय क्षेत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र कैसे बनता है? कोई द्रव्यमान यहाँ पे हो, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी में द्रव्यमान है तो उसके चारों तरफ क्या है? एक गुरुत्वीय क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, अब उस गुरुत्वीय क्षेत्र में हम किसी दूसरे द्रव्यमान को लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? अनंत से। अनंत से कहने का मतलब कि जहाँ पर दूरी इतना ज़्यादा रहे कि वहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य के बराबर रहे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अनंत से। अब वहाँ से हम ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? तो देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है स्थिर वेग से लाते हैं। ठीक है, बताऊँगा स्थिर वेग से क्यों लाया जाता है। तो स्थिर वेग से स्लोली लेकर आए। ठीक है, फिगर में देखो, ये हमारा मान लो कि एक द्रव्यमान है, नहीं मान लो पृथ्वी है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ एक गुरुत्वीय क्षेत्र बना हुआ है। अब इस गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी दूसरे द्रव्यमान को हम लेकर आ रहे हैं। कैसे लेकर आ रहे हैं? स्थिर वेग से, स्लोली नहीं लेकर आ रहे हैं। लेकर आने में तो कार्य करना पड़ेगा, नहीं लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे लाके इस बिंदु पर रख दिए उसको। नहीं, ये द्रव्यमान को मान लो कि यम द्रव्यमान है, इसको लाकर यहाँ पर हम रख दिए। किसके क्षेत्र में? तो इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में लाकर यहाँ पे रख दिए। अब लाने में जो कार्य किया गया वही कार्य क्या कहलाएगा? तो गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है कि हम क्या लाते हैं? स्थिर वेग से लाते हैं। स्थिर वेग से लाने का मतलब क्या हुआ? सोचो जरा कि जब हम इसको लेकर आ रहे थे तो ये क्या है? एक द्रव्यमान है तो गुरुत्वीय बल लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमको लाना है स्थिर वेग से, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इतना के ही बराबर मेरे द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फोर्स है और यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। क्या हुआ? विस्थापन हुआ तो क्या मिला? कार्य मिला। कार्य बताया था W बराबर F/S, यानी कि जहाँ पर बल रहे और विस्थापन भी हो जाए तो दोनों का गुणनफल से क्या मिलेगा? कार्य मिलेगा। तो यहाँ भी क्या है? बल है और विस्थापन मिल रहा है तो क्या मिलेगा? कार्य मिलेगा। यहाँ पे कार्य मिलेगा तो क्या होगा? वही कार्य ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं कि स्थिर वेग से ही क्यों लाते हैं। अब सोचो जरा, इसका वेलोसिटी बढ़ा दो या कम कर दो तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा और इसके कैलकुलेशन में वो आ जाएगा। समझ में आया? जब कार्य का हम कैलकुलेशन करेंगे और एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर उसका वेलोसिटी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पर कि कार्य वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया था उसके कारण जो कार्य हुआ, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जिसके कारण एक्यूरेट वर्क नहीं आ सकता है। नहीं, एक्यूरेट वर्क नहीं आएगा तो गुरुत्वीय विभव ऊर्जा एक्यूरेट नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको स्थिर वेग से लाते हैं। ठीक है, और लाने में जो कार्य हुआ वही गुरुत्वीय विभव ऊर्जा होगा। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो।
कि चैप्टर में जब जाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझने के लिए पढ़ो। मान लो कि पृथ्वी का ये सतह है, नहीं, अब इसको, इस पेन को पृथ्वी की सतह से उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, देखो, मान लो कि एक वस्तु है, इसको हम उठाकर कहाँ लेकर गए, यहाँ पर ले गए, नहीं, अब यहाँ पर ले गए तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg गुरुत्वाकर्षण के कारण, और विस्थापन यहाँ से यहाँ तक h हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले गया तो कितना विस्थापन हुआ, जितना ऊंचाई ले गया, जितना ऊंचाई तक ऊपर ले गया उतना के बराबर। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, कार्य बराबर क्या होता है, F × S। F कितना के बराबर, mg के बराबर, और S क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, तो कार्य कितना मिला, W बराबर mgh, और यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर mgh के बराबर। ठीक है, तो ये सिंपली कैलकुलेट हो गया। अब सोचो जरा, इसको तुम ऊपर ले जा रहे हो, अब वेलोसिटी अगर बढ़ा दो, वेलोसिटी बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स तुमको ऊपर की तरफ लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन में उसको भी लाना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और एक्यूरेट आएगा, लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर एक टर्म ऐड कर देते हैं कि कैसे लाना है, तो स्थिर वेग से लाना है। समझ में आ रहा? हाँ, तो इसीलिए डिफिनीशन में ये लिखा जाता है कि हम अनंत से लाते हैं, लेकिन कैसे लाते हैं, तो स्थिर वेग से लाते हैं। ठीक है, और लाने में जो कार्य हुआ वही कितना के बराबर, विद्युतीय विभव ऊर्जा के, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्या है, ऊर्जा। तो डायमेंशन वगैरह तो जानते ही हो इसका क्या होता है, नहीं, लिख दो, बीमा, डायमेंशन क्या होगा, इसको U से सूचित करते हैं, U बराबर क्या, जो वर्क किया गया, कार्य किया गया वो, नहीं, तो डायमेंशन जो कार्य का है वही डायमेंशन इसका भी हो जाएगा, क्या होगा, mL/T-2। ठीक है, यूनिट भी तो वही होगा, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगा, जूल। ठीक है, CGS यूनिट क्या होगा, अर्ग। ठीक है, FPS यूनिट क्या होगा, फुट पाउंडल। ठीक है, ये सब बताया गया है, नहीं, कि जितना तरह का ऊर्जा होगा उसका डायमेंशन कितना होगा, mL/T-2, mL/T-2। ठीक है, और यूनिट जूल, अर्ग, फुट पाउंडल। ठीक है, समझ में आया, चलो नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, 57 नंबर, चेंज कर लो, 57 नंबर। अभी क्या पढ़ा था, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा, आप क्या जानेंगे, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी यहाँ से हटा देते हैं, नहीं, ये अगला हमारा टॉपिक है, इसका हम लोग डायमेंशन यूनिट जानेंगे, इसको भी से सूचित करते हैं, कैपिटल भी। ठीक है, क्या है, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, हाँ, अब देखो इसको हम लोग जानेंगे, अंतर क्या है दोनों में। अभी क्या पढ़ा था, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा, अब क्या हम लोग जानेंगे, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, गुरुत्वीय विभव, तो डिफिनीशन देख रहे हो, डिफिनीशन में बस थोड़ा सा अंतर करना है। क्या अंतर करना है, क्या लिखा हुआ, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से किसी द्रव्यमान, नहीं, यानी कि द्रव्यमान कितना भी है, इसमें कुछ
ये बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अनंत से एकांक परिच्छन द्रव्यमान को स्थिर वेग से लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। हाँ देखो डेफिनेशन क्या हो गया कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से एकांक परिच्छन द्रव्यमान को स्थिर वेग से लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। अंतर सिर्फ क्या आया कि हम लोग किसको ला रहे हैं, तो एकांक परिच्छन द्रव्यमान को ला रहे हैं। एकांक परिच्छन द्रव्यमान कहने का मतलब 1 kg द्रव्यमान, ठीक है। 1 किलो द्रव्यमान को हम जब अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर आएंगे, नहीं किस तरह से, स्थिर वेग से, और लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। क्लियर हुआ। इसके पहले हम लोग क्या लाते थे, किसी भी द्रव्यमान को, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कितना केजी का है वो, ठीक है। इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि हम किसको लेकर आएंगे, 1 kg। 1 kg मतलब एकांक परिच्छन द्रव्यमान को। एकांक मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। परिच्छन द्रव्यमान मतलब क्या होता है कि वैसा द्रव्यमान जिसके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र के तीव्रता में कोई अंतर ना आए। समझ में आ रहा है। अगर हम पृथ्वी से बाहर चले जाए, नहीं अगर हम पृथ्वी से बाहर चले जाए तो क्या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। समझ में आया। यानी कि वैसा द्रव्यमान जिसके कारण किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के तीव्रता में कोई अंतर ना आए, नहीं कोई परिवर्तन ना हो, कोई इफेक्ट ना डाले, तो उस द्रव्यमान को क्या कहते हैं, परिच्छन द्रव्यमान। यानी कि उसका वैल्यू इतना छोटा है। आप सोचो पृथ्वी का द्रव्यमान है, उसके द्रव्यमान के सामने मेरा द्रव्यमान कुछ नहीं है। समझ में आया। तो मेरा द्रव्यमान क्या कहलाएगा, परिच्छन द्रव्यमान कहलाएगा। 1 kg द्रव्यमान भी है क्या, परिच्छन द्रव्यमान, बहुत छोटा द्रव्यमान है। समझ में आया। किसके रेस्पेक्ट में, तो पृथ्वी के द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में। तो ये द्रव्यमान क्या कहलाता है, परिच्छन द्रव्यमान। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, कैसा द्रव्यमान हम लोग ला रहे हैं, 1 kg का परिच्छन द्रव्यमान लेकर आ रहे हैं। कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। कैसे लेकर आ रहे हैं, तो स्थिर वेग से लेकर आ रहे हैं और लाकर रख दिए किसी बिंदु पर, नहीं किसी पॉइंट पर लाकर रख दिए, तो लाने में जो कार्य हुआ तो उस पॉइंट के लिए, उस बिंदु के लिए वो क्या कहलाएगा, तो गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। क्लियर हुआ। हाँ तो देखो ये क्या है, मान लो कि एक द्रव्यमान है जिसके चारों तरफ क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र है। हम अनंत से किसको लेकर आ रहे हैं, 1 kg परिच्छन द्रव्यमान को लेकर आके यहाँ पे इस पॉइंट पर, मान लो P पॉइंट है, यहाँ पे लाके रख दिए। और अनंत से लेकर आने में, यहाँ पर रखने में जो कार्य हुआ वही क्या है, तो गुरुत्वीय विभव है। क्लियर हो गया। हाँ चलो डिफिनीशन तो क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका डायमेंशन लिखेंगे। कैसे डायमेंशन लिखेंगे, उसके लिए एक फार्मूला चाहिए। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम लोग निकालेंगे। देखो एक एक नियम पे लो। मान लेते हैं कि पहले हम m0 kg का द्रव्यमान लेकर आए। ध्यान से देखना क्या बोला कि m0 किस लिए लिखा, ये भी परिच्छन द्रव्यमान है, बहुत छोटा वैल्यू, 1 kg का नहीं है, किसी भी वो वैल्यू का है, ठीक है। अब m0 द्रव्यमान को लाने में कार्य, हम लोग को लाने में कार्य कितना करना पड़ा, W कार्य करना पड़ा, ऐसा मान लिया, ठीक है।
तो एक एक नियम में हम लोग क्या करते हैं, इसलिए जब 1 kg द्रव्यमान को लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 kg द्रव्यमान को लाने में कार्य एक एक नियम में लगा दो तो W/m0। ठीक है। देखो नीचे वाला लाइन जो है वो ये डिफिनीशन को शो कर रहा है। देखो जरा पढ़ो जरा, 1 kg द्रव्यमान को लाने में कार्य, यानी कि एकांक परीक्षण द्रव्यमान को जो लाने में कार्य करना पड़ता है वही क्या है, गुरुत्वीय विभव। तो बोलो जरा, ये इतना जो वैल्यू है वो गुरुत्वीय विभव होगा कि नहीं, यही गुरुत्वीय विभव के बराबर हो जाएगा, यानी V बराबर ये। ठीक है, तो V बराबर W/m0, ये फार्मूला मिल गया। ठीक है, ये फार्मूला जब मिल गया V बराबर W/m0, ठीक है, तो फार्मूला मिल गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया। हाँ, अब इतना के बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके पहले क्या देखा, जब किसी द्रव्यमान को लाने में जो कार्य होता था वो क्या, विभव ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा के बराबर यानी U के बराबर होता था। नहीं तो W के स्थान पर हम U भी लिख सकते हैं। बोलो ठीक है। अब नीचे में तो m0 है, दोनों एक ही बात है। ठीक, डायमेंशन लिख सकते हो क्या, डायमेंशन बीमा किसका, V गुरुत्वीय विभव का, V बराबर W/m0। W क्या है, कार्य या ऊर्जा का डायमेंशन तो पता ही है, mL/T-2। नीचे में क्या है, द्रव्यमान m, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना मिला, L/T-2। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, m तो है नहीं तो m0 L/T-2, ये क्या हो गया, डायमेंशन। ठीक है, बोलो दिक्कत है नहीं। यूनिट भी लिख सकते हैं, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगा, देखो फॉर्मूला पे लिखो, ये क्या है, कार्य, ये क्या है, द्रव्यमान, कार्य का जूल और द्रव्यमान kg, जूल पर kg। ठीक है, CGS यूनिट, कार्य का अर्ग, द्रव्यमान का ग्राम, अर्ग पर ग्राम। ठीक है, FPS यूनिट, कार्य का फुट पाउंडल, द्रव्यमान का पाउंड, पाउंड को हम क्या लिखते हैं, LB, फुट पाउंडल पर LV। तो इस तरह से यूनिट और डायमेंशन मिल जाता है किसका, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V का। चलो नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट देखो 38 में क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ई से डिनोट करते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए लेते हैं इसलिए EG लिखेंगे, क्या, EG। ठीक है,
अब ये क्या है, तो इसका डिफिनेशन देख लो। क्या है डिफिनेशन? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को उस बिंदु का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। हाँ देखो क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को उस बिंदु का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। मान लो कि ये क्या है, कोई द्रव्यमान है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या है, एक गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब इस गुरुत्वीय क्षेत्र में मान लो कि कोई P पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 kg का परीक्षण द्रव्यमान रख दिया गया। यहाँ पर क्या किया गया, 1 kg का परीक्षण द्रव्यमान रखा गया, यानी कि एकांक परीक्षण द्रव्यमान को रखा गया। अब गुरुत्वीय क्षेत्र में है तो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही नहीं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के किसी बिंदु P पर क्या रखा गया, एकांक पर 1 kg का, मान लो कि 1 kg का है, 1 kg का ये द्रव्यमान यहाँ पे रख दिया गया, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। सेम कंडीशन, तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा वही क्या कहला जाएगा, उस बिंदु के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहला जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर जो फोर्स आया 1 kg पर, वही क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, बहुत आसान है। चलो, तो ये हमारा डिफिनीशन कहता है। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला निकाल लेंगे और फार्मूला के आधार पर उसका डायमेंशन और यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक नियम पे लाओ। मान लो कि m0 kg द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल बराबर कितना, F। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर m0 द्रव्यमान रखा गया, ठीक है, तो उस पर बल कितना लगा, F बल लगा। इसलिए 1 kg द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल कितना के बराबर हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे F और बटा में ये आ जाएगा m0। अब नीचे वाला लाइन जो है वही डिफिनीशन है। देखो, 1 kg द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल, एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल, वही क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि इतना के बराबर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Eg के बराबर। Eg बराबर F डिवाइडेड बाई m0, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन और यूनिट लिख सकते हैं। डायमेंशन लिख दो, बीमा किसका, Eg का, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का। ऊपर में क्या है, बल, बल का क्या होता है, mL/T-2। नीचे में क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का m, m से m क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा, L
T-2, L-T-2, या लिखा जा सकता है m नहीं है तो m0 L-T-2। ये क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमा। यूनिट SI यूनिट। फार्मूला पे लिखेंगे क्या? बल है तो बल का न्यूटन। नीचे में क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का केजी, न्यूटन पर केजी। CGS यूनिट। CGS में हम लोग बल के लिए क्या लेते हैं? डायन, डायन पर ग्राम। ठीक है, बोलो। FPS भी लिख दो, FPS यूनिट। FPS यूनिट में बल का पाउंडल और द्रव्यमान का पाउंड, यानी LV, पाउंडल पर LV। ठीक है, तो इस प्रकार डायमेंशन यूनिट मिलता है किसका? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। चलो नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर में क्या आएगा? आवेश, चार्ज। इसे कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवेश। आवेश आखिर है क्या? कोई पदार्थ अगर लेते हो तो उसमें गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है? मौलिक गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, द्रव्यमान। उसी प्रकार आवेश भी मौलिक गुण है। नहीं, देखो, मान लो कि कोई पदार्थ लिया, इस प्रकार से क्या पदार्थ मतलब क्या? जो भी मैटर हम लोग देखते हैं आसपास, जो भी वस्तु है, नहीं, ये पेन से लेकर, ये बोर्ड से लेकर, मैं नहीं, कुछ भी देख रहे हो वो क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ जब लेते हो तो इस पदार्थ के कारण कुछ क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे अभी देखा था गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, इसी पदार्थ के कारण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो गुरुत्वीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? द्रव्यमान, यानी कि पदार्थ में जो गुण पाया जाता है द्रव्यमान का, मास का, उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आया? ठीक है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र ये कौन उत्पन्न करता है? तो पदार्थ में एक गुण पाया जाता है, कौन सा? आवेश। आवेश का गुण जो पाया जाता है उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आया? यानी कि एक बात तो पता चल गया कि आवेश जो है किसी पदार्थ का गुण है। ठीक है, अब ये पाया कहाँ जाता है? जब भी कोई पदार्थ हम लेते हैं तो वो किस चीज़ का बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ये आवेश पाया जाता है। समझ में आया? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। एक प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। कितना के बराबर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किस पर? तो प्रोटॉन पर इतना पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश लेकिन निगेटिव में। दो तरह का चार्ज होता है। आवेश क्या है? दो तरह का, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, एक प्रोटॉन पर इतना पॉजिटिव में और उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव में। दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर है लेकिन नेचर क्या है? दोनों का विपरीत है। समझ में आया? हाँ, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि
ये पदार्थ है, इसके अंदर क्या है, मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, समझा। तो ये अभी चार्ज शो नहीं करता, यानी कि ये आवेश शो नहीं कर रहा है, ये किसी चीज़ को ना अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है। तो बोला जा सकता है कि हाँ इसमें चार्ज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर चार्ज मौजूद है, लेकिन दोनों जो अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों सेम है। इसमें जितना प्रोटॉन का संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या है, जिसके कारण ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, यानी इक्वल टू 0 हो गया, समझ में। इसलिए ये चार्ज अभी शो नहीं कर रहा। अगर ये इनबैलेंस हो जाए, इनबैलेंस हो जाए मतलब क्या, कि प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या ये चार्ज शो करने लगेगा। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला जाए, समझ में, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला जाए तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा, यानी कि उस पर धनावेश आ जाएगा, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। नहीं, जैसे इसको बाल में रगड़ते हो, कंघी करते हो, तो क्या होता है, उससे फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जिसके कारण उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई तो उस वस्तु में कैसा चार्ज आ गया, कैसा आवेश आ गया, तो धनावेश आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर किसी कारण से उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया किसी वस्तु में, तो क्या होगा, उस पर ऋणावेश आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, आवेश है। इसको डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो, आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है जो पदार्थ के मौलिक कणों पर उपस्थित होता है, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ, क्या है, आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है जो पदार्थ के मौलिक कणों पर उपस्थित होता है। क्या बोला गया है, आवेश क्या है, किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। अभी बताया, जिस तरह से द्रव्यमान आंतरिक गुण है, उसी तरह से आवेश भी आंतरिक गुण है, ठीक है। जो पदार्थ के मौलिक कणों पर उपस्थित होता है। कहाँ होता है, तो पदार्थ के मौलिक कण कौन सा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस पर उपस्थित होता है, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दो तरह का क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। आवेश के कारण क्या होता है, यहाँ देखो बताया, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आवेश जिम्मेदार है। यानी कि आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश स्थिर रहता है तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जब आवेश गतिशील हो जाता है, चलने लगता है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देख सकते हो। नहीं, ये वायर है, ठीक है। अब इस वायर में क्या है, करंट है। नहीं, करंट मतलब क्या,
इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हो रहे हैं, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यानी कि आवेश क्या हो गया, गतिशील हो गया, गतिशील हो गया। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल लाओ, नहीं कंपास, उसमें क्या रहता है, मैग्नेट रहता है, उसको पास लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, घूम जाएगा, घूम जाएगा। इससे क्या पता चला कि जब इस वायर के पास हम मैग्नेटिक नीडल ला रहे हैं वो घूम गया, इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। नहीं, इससे क्या पता चला कि आवेश गतिशील हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया। यानी कि आवेश जब स्थिर था तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता था, जब आवेश गतिशील हो गया तो विद्युतीय क्षेत्र रहेगा ही और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, तो यही क्या है, आवेश है, और इसके बारे में थोड़ा जान गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन और यूनिट निकालेंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक फार्मूला चाहिए, और उस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं। देखो अभी पहले पढ़ा था विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग क्या लेते हैं, मौलिक भौतिक राशि के रूप में लेते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है कि I बराबर Q/T। विद्युत धारा क्या बोलते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। नहीं कि 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित हो गया, मान लो कि ये वायर है, इस वायर से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित हो गया वो वैल्यू क्या कहला जाएगा, विद्युत धारा। दर ले लेंगे, समय से भाग दे देंगे, यानी T समय में Q आवेश प्रवाहित हुआ तो डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, विद्युत धारा। ठीक, तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, आवेश Q ले लेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। अब यहाँ से डायमेंशन लिख सकते हो, नहीं डायमेंशन लिख दो, बीमा किसका, Q का। ये क्या है, I विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए डायमेंशन हम लोग क्या लेते थे, A। ठीक है। ये क्या है, T समय, समय के लिए क्या लेते हैं, T। इस प्रकार डायमेंशन क्या आ गया, AT। या हम लोग लिख सकते हैं इसमें द्रव्यमान है, नहीं है, द्रव्यमान नहीं है तो m पे पावर 0। लंबाई है, नहीं है तो l पर पावर 0, और a तो है ही, तो a को बाद में लिखते हैं, पहले t लिखते हैं, t और a। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो डायमेंशन, ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। ठीक, तो डायमेंशन तो हो गया। क्या डायमेंशन होता है, AT। किसका, तो आवेश का। चलो ये हो गया डायमेंशन। SI यूनिट लिखेंगे, SI यूनिट क्या लिखेंगे, देखो फार्मूला पे आओ, यहाँ पे क्या मिला, IT। I क्या है, एम्पियर, एम्पियर को A से लिखते हैं। ये क्या है, समय, सेकेंड, नहीं इस तरह से लिख दो इसको, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, इसके लिए भी एक स्पेशल नाम दिया गया है। यूनिट के लिए क्या दिया गया है, एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम है, कूलम। क्या, कूलम। इसको C से डिनोट करते हैं, कूलम। कूलम साइंटिस्ट का नाम है, चैप्टर में जाओगे, ये क्या, ये 12 का टॉपिक है। ठीक है, वहां पर जाएंगे तो एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये कूलम क्या, साइंटिस्ट के नाम पे क्या इसका यूनिट लिया गया है, SI यूनिट में आवेश का। ठीक है, आवेश का SI यूनिट कूलम। CGS और FPS यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें विद्युत धारा के लिए
यूनिट नहीं दिया गया है। क्या होगा, सिर्फ एसआई यूनिट ही होगा इसमें। चलो क्लियर हुआ, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 40 नंबर में विद्युतीय विभव ऊर्जा U से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी पढ़ा था जस्ट गुरुत्वीय विभव ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या है, विद्युतीय विभव ऊर्जा। तो सब कुछ वही है, केवल द्रव्यमान के जगह पर आवेश आ गया तो क्या हो जाएगा, विद्युतीय विभव ऊर्जा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, द्रव्यमान के जगह पर हम क्या लेंगे, आवेश लेंगे तो आ जाएगा ये। डिफिनीशन भी वही रहेगा, केवल द्रव्यमान के जगह पर क्या आएगा, आवेश आएगा। और क्षेत्र कौन सा होगा, आवेश जब आएगा तो कौन सा क्षेत्र होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र के जगह पर विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, तो लिख दो। हाँ, क्या है, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी आवेश को अनंत से स्थिर वेग से लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युतीय विभव ऊर्जा कहा जाता है। देख रहे हो कि एकदम सिमिलर तुमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि गुरुत्वीय क्षेत्र के स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया, द्रव्यमान के जगह पर क्या आ गया, आवेश आ गया। ठीक है, हाँ, यानी कि यहाँ पे एक आवेश है और मान लो कि Q1 आवेश है और यहाँ Q2 आवेश है। अब इसको कहाँ से ला रहे हो, अनंत से लेकर आ रहे हो और यहाँ पे लाके रख दिया Q2 को। कैसे ला रहे हो, स्थिर वेग से ला रहे हो, स्लोली स्लोली। और लाने में जो कार्य किया गया वही क्या हुआ, विद्युतीय विभव ऊर्जा के बराबर हो गया। बोलो क्लियर हुआ? सिमिलर तो है। अब डायमेंशन में तो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि ऊर्जा और कार्य का डायमेंशन तो पता ही है, वही डायमेंशन होगा, वही यूनिट होगा। बोलो तो डायमेंशन डायरेक्ट लिखेंगे, डायमेंशन V में क्या होगा, ml/2t-2। ठीक है, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगा, जूल। इसमें कोई अंतर नहीं। चलो नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट देखो कितना, 41 नंबर। 41 में क्या है, विद्युतीय विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V से सूचित करते हैं। अभी क्या पढ़ा था इसके पहले, गुरुत्वीय विभव, यहाँ पे क्या आ रहा है, विद्युतीय विभव। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो क्या होगा, विद्युतीय, बहुत आसान है। इसके पहले क्या लाया था, किसी द्रव्यमान को लाया था। यहाँ पर किसको ला रहे हो, एकांक परीक्षण धन आवेश, यानी कि +1 कूलम। एकांक मतलब 1, परीक्षण मतलब कि छोटा, इतना छोटा कि जिस फील्ड में ले जा रहे हो, जिस क्षेत्र में ले जा रहे हो, उस क्षेत्र को प्रभावित ना करे। बताया था ना, एकांक परीक्षण द्रव्यमान। ठीक है, उसी तरह से ये आवेश, आवेश इतना छोटा है कि जिस फील्ड में ले जा रहे हो उस फील्ड को वो प्रभावित ना करे। ठीक है, तो इसको हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से। नहीं, मान लो कि ये आवेश है Q, कैपिटल Q ले लो।
ठीक है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बना। कौन सा क्षेत्र? तो विद्युतीय क्षेत्र। अब उस क्षेत्र में हम किसको ला रहे हैं? +1 कूलम आवेश को लेकर आ रहे हैं। कहाँ से? अनंत से। कैसे ला रहे हैं? स्लोली, स्थिर वेग से, और लाकर P पॉइंट पर लाकर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रख दिया? +1 कूलम आवेश को लाकर रख दिया। तो जब लाकर रखा तो कार्य जो करना पड़ा वही क्या? भी विद्युतीय विभव के बराबर होगा। बोलो, दिक्कत है? नहीं। इसके लिए फार्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक एक नियम लगा दो कि मान लो कि Q0 परिच्छन आवेश है, इसको कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से लेकर आ रहे हैं। तो इसको लाने में जो कार्य किया गया उसको हम लोग क्या ले लें? W ले लें। देखो, Q0 आवेश को लाने में कार्य बराबर W। ठीक है, इसलिए 1 +1 कूलम आवेश को लाने में कार्य बराबर W/Q0। नीचे वाला लाइन ही ये हमारा डिफिनीशन है। देखो जरा, ये +1 कूलम मतलब क्या? एकांक परिच्छन आवेश, धन आवेश। ठीक है, इसको लाने में कार्य जो है वो क्या है? विद्युतीय विभव। नीचे वाला लाइन सेम मिल रहा है, तो ये इतना क्या हो जाएगा? विद्युतीय विभव के बराबर हो जाएगा, यानी V बराबर W/Q0। अब ये जब फॉर्मूला मिल गया तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डायमेंशन लिख सकते हैं। डायमेंशन लिख दो। डायमेंशन वीमा किसका? V का। ये क्या है? कार्य का mL/T-2। नीचे क्या है? आवेश के लिए अभी निकाला था क्या? AT। नहीं, A और T दोनों ऊपर चला गया, क्या मिलेगा? mL/T-2 पहले से था, एक T और ऊपर चला जाएगा तो एक माइनस और बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, और -1। बोलो क्या डायमेंशन आया? mL/T-3 A-1। ये डायमेंशन है किसका? विद्युतीय विभव। SI यूनिट, SI यूनिट यहाँ से क्या है? कार्य के लिए जूल। नीचे में क्या है? आवेश का हम लोग क्या लेते हैं? कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम तो आया, लेकिन इसके लिए भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो क्या है? वोल्ट। ठीक है, विद्युतीय विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। इसको भी V से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार यूनिट मिला, डायमेंशन मिला, इसका विद्युतीय विभव का। चलो नोट कर लो। हाँ, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या भौतिक राशि है, उसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, ओके, चलो।